हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू। और बेटा आज हमारे पेड पीईटी कोर्स में आज हम टॉपिक कवर करेंगे राइबोसोम। ठीक है। तो जो भी मॉडरेट लेवल के जो बायोलॉजी एग्जाम्स होते हैं उसमें राइबोसोम बहुत ही फेवरेट टॉपिक होती है। और यहाँ से ना बेटा बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उसको भी अपन कवर करेंगे। और हाँ, जैसे ही सेल बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद बेटा 50 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेशन वीडियो बनेगा जिसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हम दोनों मिलके प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के वेबसाइट पे या फिर हमारे एप्लीकेशन में अपलोड होगी। जो भी बच्चे जो कि कोर्स को परचेस किए हैं वही इस ऑनलाइन कोर्स को या ऑनलाइन टेस्ट को दिला सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन दिखा सकते हैं कि भाई आप इस चैप्टर में कितने बेहतर हैं। ओके। अभी फिलहाल हम राइबोसोम को कंप्लीट करते हैं और जैसे ही मेरे ख्याल से 7th लेक्चर है हमारे इस चैप्टर का, और लगभग 8 या 9 लेक्चर के बाद हमारा सेल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेल साइकिल एंड डिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए राइबोसोम के बारे में बेटा देख लेते हैं क्या क्या स्टडी करना है हमको। सबसे पहले राइबोसोम की यदि हम बात करें तो याद रखना बेटा ये बिना मेम्ब्रेन का एक छोटा ऑर्गेनेल है। इनको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो चलिए देखते जाइए भाई क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है भाई। राइबोसोम एक तरह का ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है भाई। तो ग्रेन्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है। ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर है जो कि बिना मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है। बिना मेम्ब्रेन का क्या बोलेंगे इसको बेटा? ऑर्गेनेल्स कहेंगे। ठीक है। बिना मेम्ब्रेन का क्या है? ऑर्गेनेल है। याद रखना वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। ये ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। एक और ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो है बेटा आपका सेंट्रियोल। ठीक है। तो सेंट्रियोल और राइबोसोम दो देखो, एक बंदे का नाम है आपका सेंट्रियोल्स प्लस एक ऑर्गेनेल का नाम है राइबोसोम। ठीक है। ये दोनों में मेम्ब्रेन नहीं होता बेटा, तो इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनलेस। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल के नाम से इसको जानते हैं। ये पॉइंट नोट कर लेना, बिना मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनेल कौन कौन है? तो दो है बेटा। एक तुम्हारा आ जाएगा सेंट्रियोल। ठीक है। एक तुम्हारा आ जाएगा सेंट्रियोल और एक आ जाएगा तुम्हारा राइबोसोम आ जाएगा बेटा। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे टॉपिक्स हो गए। अब ये जो बंदा है जिसका नाम तुमने सेंट्रियोल रखा है, सॉरी राइबोसोम, अभी तो फिलहाल राइबोसोम कवर करें बेटा। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। राइबोसोम को क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं बेटा। ठीक है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ऐसा नोट कर देते हैं। फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करने के कारण इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये ऐसा मतलब इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन का फैक्ट्री कहेंगे या फिर इसको हम कहते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ठीक है। मतलब उपांग के अंदर उपांग, ऐसा आप बोल सकते हैं हिंदी में आप कहना चाहें तो दो नामों से इसको जाना जाता है बेटा। एक तुम्हारा हो जाएगा ऑर्गेनेल विद इन दी ऑर्गेनेल और दूसरा आपका कैटेगराइज हो जाएगा यहाँ पे कि भैया इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से इसको जानते हैं। तो दो कैटेगरी या दो नाम इसके हो गए राइबोसोम के।
ठीक है। इस ऑर्गेनेल में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब आपका जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता है, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे घिरा हुआ लेयर या आवरण नहीं होगा, ठीक है, नहीं घिरा होता है, मतलब लिपिड बाइलेयर का कोई भी आवरण नहीं होता। सेम केस अप्लाई होगा आपके सेंट्रियोल में भी अप्लाई होता है, ठीक है बेटा। ये जो राइबोसोम है ना, इसको पहली बार आपका देखा था जॉर्ज पैलेड ने, ठीक है, जॉर्ज पैलेड, डेट 1953 लिख लेना, 1953, ठीक है, क्या नाम है इसका, जॉर्ज पैलेड, ठीक है बेटा। जॉर्ज पैलेट ने पहली बार इसको क्या किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं राइबोसोम को फर्स्ट टाइम राइबोसोम को किससे देखा था बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा था बेटा, ठीक है। तो ये हो गई बात तुम्हारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन राइबोसोम के बारे में। अब आपको पता होगा बेटा कि राइबोसोम बनता किससे है, ठीक है। तो यहां पे एक नोट कर लेना, राइबोसोम राइबोसोम इज इक्वल, दो चीजों से मिलकर बनेगा आपका राइबोसोम, एक है बेटा तुम्हारा राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और एक है तुम्हारा आरएनए। तो नंबर 1 आरएनए प्लस क्या, राइबो न्यूक्लियो, क्या बोलेंगे इसको, प्रोटीन। ये आरएनए तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं बेटा, राइबो न्यूक्लियो, क्या कहेंगे इसको, प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन और राइबोसोम से, मतलब राइबोसोम बोलता हूं, आरएनए से ये मिल करके बना होता है। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया बेटा, ये दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं भाई। ग्रेन्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, बिना मेम्ब्रेन का होता है। हमारे सेल के अंदर में दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, एक है सेंट्रियोल और दूसरा है बेटा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। राइबोसोम में मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होगा बाहर। इसको पहली बार किसने देखा था, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। और राइबोसोम किससे बना होता है बेटा, तो राइबोसोम बना होता है आरएनए से, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, और आपका राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ये दोनों मिलकर राइबोसोम का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा राइबोसोम का, राइबोसोम के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं नोट कर देता हूं टाइप्स ऑफ राइबोसोम, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं राइबोसोम के प्रकार। राइबोसोम के क्या आ जाएंगे बेटा, प्रकार आ जाएंगे, टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो मैंने दोनों लिख दिया है। यहां पे मैंने लिखा बेटा राइबोसोम, राइबोसोम को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। राइबोसोम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा, कलर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें बेटा एरो लगा देते हैं ऐसा, क्या बात है, ये टाइप 1 हो जाएगा और ये आपका टाइप क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहला राइबोसोम ध्यान देना, इसको हम कहते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और ये जो सेकेंड टाइप है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका नाम है बेटा 70s राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका नाम है 80s राइबोसोम। तो हमारे पास दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70s और एक होता है 80s। जो 70s होता है बेटा ये कहाँ होगा,
तो याद रखना यूकैरियोट के कोशिका द्रव्य में, ठीक है भाई, यूकैरियोट के कोशिका द्रव्य में या फिर साइटोप्लाज्म में, ठीक है, मतलब यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, प्रेजेंट होता है। ओके, मगर जो 70S राइबोसोम है बेटा दो जगह मिलेंगे आपको। कोई बता सकता है कि 70S राइबोसोम आपको कहां कहां मिलेंगे? तो मैं ही बता देता हूं भाई। अब आपको लग रहा होगा 70S राइबोसोम तो पहले से सर ने लिख दिया है कि प्रोकैरियोट में होता है, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट में होता है, मगर प्रोकैरियोट में कहां? तो याद रखना प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट के, समझना बात को, प्रोकैरियोट में तो होता ही है, मगर मैं जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था भाई ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यूकैरियोट के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। ये इसका पहली बात हो गया। कहां होता है मैंने यहां पे बता दिया है। और जब भी प्रोकैरियोट में यदि बात करें तो प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। इसकी साइज बहुत छोटी होती है बेटा, 15 से 20 नैनोमीटर तक का इसका साइज होता है। किसका? 70S राइबोसोम का, ठीक है। 70S राइबोसोम याद रखना प्रोकैरियोट में तो सब में होगा, इसीलिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं, मगर साथ में यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट का मेन ये राइबोसोम नहीं है, ये ऑर्गेनेल के अंदर रहने वाले क्या है? तुम्हारा राइबोसोम है, ठीक है पॉइंट। अब यहां पे जो हम बार बार लिखते हैं ना बेटा एस, ये देखो यहां पे जो हमने एस लिखा हुआ ये क्या है? ये है बेटा स्वेडबर्ग, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग कहते हैं बेटा, स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है, क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये एस की वैल्यू भी जान गए कि इसको या तो स्वेडबर्ग कहेंगे या तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के नाम से जानते हैं। मतलब जब इस पार्टिकल को आप रोटेट करेंगे तो 70S स्पीड में आकर के वो क्या होगा? नीचे दब जाता है, बंद बैठ जाता है अपने तले पे। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? सेडिमेंटेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कि हम जब उसको 70S में सेडिमेंट करेंगे तो आसानी से जाके बैठ जाएगा, इसीलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन 70S है। जो 80S है वो 80S में बैठेगा। अब आपको पता होगा कि राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बनते हैं, एक लार्ज यूनिट है और एक है स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो इस यूनिट के बारे में भी यहाँ पे कवर करते हैं। अब चाहे आप प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक या फिर 70S या 80S किसी भी राइबोसोम की बात करें बेटा, दोनों तरह के राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलके बनते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, इसके लिए एक पेज बनाऊंगा मैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं 70S राइबोसोम जो यहाँ पे हमने लिखा है, जो कि प्रोकैरियोट के साथ साथ यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब 70S राइबोसोम बनता है बेटा तो 60% ना, 60% राइबोसोमल आरएनए और 40%, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए के साथ क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोटीन, ठीक है। 60% राइबोसोमल आरएनए और 40% प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है, ये इससे मिलकर के बनता है। मगर ऐसा इसमें नहीं होता बेटा, ठीक है, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 40% राइबोसोमल आरएनए और 60% हो जाएगा आपका प्रोटीन, ठीक है, से मिलकर बनेगा। ये इससे बनता है। और ये की पॉइंट है ना, बड़े एग्जाम में ये रेशियो पूछ सकता है
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 60 40 40 60। एक को याद कर लो, जस्ट उल्टा कर देना तो तुम्हारा दूसरा वाला भी याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई तुम्हारा 70s और 80s की बात। अच्छा, जो 70s राइबोसोम है, देखना तो 70s राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलके बनता है। एक होता है बेटा छोटे वाले यूनिट को बोलते हैं 30s प्लस 50s। 30 और 50 मिलके क्या हो गया, 80 हो गया ना। जोड़ना नहीं है, ये s जो है वो उसकी वैल्यू नहीं है बेटा, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। और यहां जब हम 80s की बात करते हैं तो 80s में देखो यहां पे 10 10 बढ़ा दो, ये 40 ये 60, ये हो जाएगा 40s प्लस 60s। ये जो पहले लिखा हूं वो स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल है, और ये है बेटा तुम्हारा लार्ज यूनिट कहलाएगा। ठीक है, ये वाला स्मॉल है, छोटा यूनिट है, और ये वाला जो है वो क्या है, लार्ज यूनिट होता है। अब 70s राइबोसोम की बात करते हैं। पहले 70s राइबोसोम को देख लो यार। 70s राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बनता है, एक को तुमने कहा स्मॉल और एक को तुमने कहा बेटा लार्ज। ठीक है ना, स्मॉल और एक हो गया लार्ज हो गया। ठीक है भाई, स्मॉल यूनिट को हम कहते हैं 30s और लार्ज यूनिट को कहते हैं 50s। 30s जो है बेटा वो एक कंपोनेंट से मिलके बनता है, देखना ये एक कंपोनेंट से मिलके बनता है, और ये बेटा तीन कंपोनेंट से मिलके बनता है। तीन बोलता हूं, दो कंपोनेंट से मिलके बनेगा। ठीक है, तो टोटल कितने यूनिट हो गए, तीन हो गए। देख लो, ये वन यूनिट जो कि 30s को बनाता है, ये सेकेंड और थर्ड वाला यूनिट जो है वो 50s को मिलके बनाता है। ठीक है, तो 30s में होता है बेटा 16s RNA। 16s राइबोसोमल आरएनए से मिलके बनता है, 16s राइबोसोमल आरएनए, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं 50s का तो यहां पे बेटा दो हो जाएंगे, एक तो 5s, 5s के साथ में तुम्हारा आ जाएगा 23s। अब देख लो, तुमको तीन अलग अलग वैल्यूज याद करने हैं। क्या क्या वैल्यू याद करने हैं, तो यहां पे देखो, एक है बेटा 23s, ठीक है, एक तुम्हारा है 5s, एक तुम्हारा है बेटा 16s। ठीक है, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, तो याद रखना 70s राइबोसोम बनाते हैं। अब क्या करना है, यदि ये वैल्यू याद हो गई तो इसका भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 80s राइबोसोम भी दो कंपोनेंट है, एक है स्मॉल और एक है आपका बेटा लार्ज। ठीक है, स्मॉल जो है वो ये 16 है ना बेटा, दो बढ़ा दो 18 आ जाएगा 18। ठीक है, स्मॉल यूनिट पहले तो बता दो स्मॉल यूनिट कौन है। 40s को बोलते हैं स्मॉल यूनिट और 60s को बोलते हैं लार्ज यूनिट बोलते हैं। 40s किससे बना है ये देख लो, 40s भी एक कंपोनेंट से बना है और 60s जो है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, ये 2, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, क्या क्या है भाई, 16 की जगह 18 आ जाएगा बेटा, 18s राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे 5s राइबोसोमल आरएनए, यहाँ पे तुम्हारा 23s राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा। 16 की जगह तुमने कहा 18, 5 दोनों में कॉमन है बेटा, 5s दोनों में होता है 5s। 23 की जगह 28, 28s, और एक और होता है बेटा 5.8, 5.8s। ठीक है, ये टोटल तीन हो गए, सबके सब क्या है, ये भी तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए है, ये भी तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए है, ये भी तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए है। अब देख लो कितने कंपोनेंट से मिलके बनता है तुम्हारा जो 80s है। देखो बेटा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चार अलग अलग स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके राइबोसोम के टाइप्स की बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताओ राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन कहां होता है। राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन बेटा
तुम्हारे न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, तुम्हारे न्यूक्लियोलस के अंदर, बात समझना, न्यूक्लियोलस के अंदर में राइबोसोम की असेंबली होती है। राइबोसोम की असेंबलिंग होती है, मतलब वो जुड़ते हैं बेटा, असेंबलिंग। ठीक है, इसकी असेंबलिंग होती है। कैसे असेंबलिंग होती है? तो यदि मुझे बनाना है क्या, 16s, तो 16s से मिलकर के बनता है बेटा तुम्हारा स्मॉल यूनिट 30s। ठीक है, और दो चीजें क्या क्या चाहिए, एक चाहिए तुमको 5s और एक चाहिए तुमको 23s। ये दोनों मिलेंगे और ये बनाते हैं बेटा 50s। 30s 50s मिलके बनाते हैं आपका 70s। तो ये लोग मिल के जो बना रहे हैं ना, यहाँ पे जो मिल के काम चल रहा है ताकि क्या बन सके, 70s राइबोसोम बन सके। सेम टू सेम यदि हमको 18s बनाना है बेटा, तो यहाँ सॉरी 18s बोलता हूँ, आपको 80s बनाना है तो एक आपको लेना पड़ेगा 80s राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए। 5s दोनों में कॉमन है, 23 की जगह 28s आ जाएगा और एक आ जाएगा 5.8s। ठीक है, अब यहां से ये मिला और ये बनाया बेटा 40s, ये तीनों मिलेंगे और ये बनाएंगे बेटा 60s। ये दोनों मिलके बनाएंगे आपका 80s राइबोसोम बनाएंगे। तो ये बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, असेंबलिंग कहलाता है। मतलब ये चारों कंपोनेंट मिल करके असेंबल कर रहे हैं। ठीक है, इसको, इनका जो जुड़ना है, एक दूसरे से जुड़ना, क्या कहलाता है, असेंबली कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, असेंबल होना या असेंबलिंग कहलाता है। तो याद रखना कि इसका जो असेंबलिंग का जो प्रोसेस होती है वो आपके न्यूक्लियोलस के अंदर होता है बेटा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से आप इसके फंक्शन सभी के सभी जानते हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा, इसका जो स्मॉल यूनिट है वो ये मान लो, और इसका जो लार्ज यूनिट होता है वो ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है बेटा, ठीक है, ये इसकी बात करते हैं, इसमें क्या अपन कलर फिल कर सकते हैं, देखते हैं। नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, इसको हम मान लेते हैं 30s, इसको हम मान लेते हैं 50s। ये तुम्हारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है जिसको हम कहते हैं 70s। 70s क्या करता है बेटा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन में एक तरफ लिख दो एन टर्मिनल, एक तरफ लिख दो सी, तो समझ में आ जाता है ये कौन है, प्रोटीन है। ओके, अब मान लो प्रोटीन में बहुत सारे राइबोसोम है, तो ये देखो, 2 राइबोसोम, 3 राइबोसोम, 4 राइबोसोम। ठीक है, इसका लार्ज वाला यूनिट भी है ऐसा, 1 2 और ये 3। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल नंबर में जब राइबोसोम, ठीक है, पेप्टाइड चेन के साथ जुड़ जाता है, पेप्टाइड चेन से, ठीक है, पेप्टाइड चेन से ये जुड़कर के क्या बनाता है, तो देखना, तो जुड़कर पॉलीसोम का फॉर्मेशन करता है बेटा, पॉलीसोम। ठीक है, पॉलीसोम का निर्माण करता है ये। और इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में, आपके सेल के अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। तो यदि एग्जाम में कभी पूछे कि पॉलीसोम क्या है, तो बेटा मल्टीपल नंबर ऑफ राइबोसोम जब पेप्टाइड चेन से चिपक जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यस, ठीक है, पॉलीसोम कहते हैं। अच्छा, पेप्टाइड चेन से चिपकने का मतलब क्या है, मतलब ये क्या बना रहा है बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो पेप्टाइड चेन नहीं होगा इसमें। एक मिनट, इसको हम कहेंगे, अच्छा, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को भी हटाना पड़ेगा, एक मिनट, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को भी हटाओ बेटा। राइबोसोम से जुड़ करके ये बनाएगा ना ऐसा, ये देखो,
यहां पे हम नोट कर देते हैं 5 प्राइम, यहां पे नोट कर देते हैं 3 प्राइम। ये कौन है? तो भाई मैसेंजर एमआरएनए है, ठीक है। एमआरएनए से जुड़ करके जब ये मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे पेप्टाइड चेन नहीं आएगा। यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक हो गया था बेटा। मल्टीपल नंबर ऑफ राइबोसोम एमआरएनए से जुड़कर पॉलीसोम का निर्माण करता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट कर देता हूं, याद रहेगा, पॉलीसोम इज इक्वल, ठीक है भाई, मल्टीपल नंबर ऑफ राइबोसोम प्लस एक एमआरएनए, ठीक है। और ये मिलकर के क्या बनाते हैं? पॉलीसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बोलोगे? पॉलीसोम कहते हैं बेटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलीसोम का मतलब है कि अभी एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। जो तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत तादाद में हो रहा है, बहुत ज्यादा लेवल पे हो रहा है, तभी जाके बहुत सारे राइबोसोम आपके एमआरएनए से जुड़े हैं ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस कर सके, ठीक है। और इस पॉलीसोम को हम एर्गोसोम के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे एर्गोसोम भी पुट कर देना, ठीक है बेटा। राइबोसोम के फंक्शन नोट कर लेते हैं बेटा। राइबोसोम का फंक्शन नंबर 1, इसका जो मेन फंक्शन है ना, जो मुख्य कार्य की बात करेंगे तो मुख्य कार्य है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। प्रोटीन का सिंथेसिस इसका मेन काम है, सबसे मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसका दूसरा काम आप चाहो तो इसमें टैग कर सकते हो, जो 23S, ठीक है, 23S राइबोसोमल आरएनए होता है बेटा, ये राइबोजाइम है, ठीक है। राइबोजाइम है, राइबोजाइम क्या है बेटा? एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम की तरह भी काम करता है, एंजाइम की तरह कार्य करेगा। तो एक आप बोल सकते हैं कि भैया एक काम तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस है, साथ में ये क्या करता है? आपके राइबोजाइम को बनाता है। राइबोजाइम कौन बनाता है? 23S, जो आपका राइबोसोमल आरएनए है, उसी से आपका क्या बनता है बेटा? एंजाइम बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। कहां कहां उपस्थित होता है तो याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एवं साइटोसॉल, ठीक है। साइटोसॉल में राइबोसोम उपस्थित होगा, ठीक है। साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी होता है बेटा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन की बात कर देता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी, ठीक है, कुछ मात्रा में राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका जो मेन की पॉइंट है वो तो यही है, जो पहला पॉइंट आपने लिखा है कि भैया इसका मेन काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरा वाला ऑर्गेनेल को स्टडी करते हैं। तो चलिए बेटा इसके बाद हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। तो भाई आपने सुना होगा बेटा साइटोस्केलेटन क्या है, ठीक है। साइटो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल। स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। तो आपके सेल के ढांचे को मेंटेन करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। बेटा साइटोस्केलेटन बना होता है तुम्हारे सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म है उसमें फिलामेंटस प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। तो यदि मैं यहाँ पे बोलूं कि भैया ये बनता है फिलामेंट से, ठीक है, फिलामेंटस जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि आपके सेल में उनके आकार को मेंटेन करता है। जैसे भाई ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है बेटा, इसका काम क्या है? यदि आपको पूछे कि ये फिलामेंट का काम क्या है,
तो पहला काम तो है बेटा, ये क्या करता है, आपके सेल के शेप को मेंटेन करता है। एक तो सेल वॉल मेंटेन करता है और दूसरा है आपका साइटोस्केलेटन। दूसरा, ये एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट देता है बेटा। मैकेनिकल सपोर्ट देने का मतलब ये है कि आपके सेल को बाहरी जो टकराव होती है उससे ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। साथ में साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट है, या तुम बोल सकते हो मोटिलिटी, ठीक है, मोटिलिटी के काम को भी क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। एक तो तुम्हारा हो गया भाई मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, एक मोटिलिटी हो गया, एक मेंटेनेंस ऑफ द सेल हो गया बेटा, शेप ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे शेप ऑफ क्या नोट कर देते हैं, सेल। ये तीन काम को रेगुलेट करते हैं तुम्हारा साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन बना है बेटा फिलामेंटस प्रोटीन से। उसमें से एक का नाम सबसे पहला जो कैटेगराइज है वो आपका है माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या नाम है इसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स है बेटा। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, सबसे पहली बात, माइक्रोट्यूब्यूल एक तरह का फिलामेंटस प्रोटीन है। सबसे पहला जो आपको याद करना है क्या है, तो याद रखना फिलामेंटस प्रोटीन। ठीक है भाई, फिलामेंटस प्रोटीन होता है। दूसरी बात, ये किससे बनता है बेटा, एक तरह का ये क्या है, पॉलीमर होता है जो कि मोनोमर कंपोनेंट से मिलके बनता है। ठीक है, तो याद रखना ये बनता है ट्यूब्यूलिन से, एग्जाम में आ चुका है। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से ये मिलकर बनता है बेटा। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बनता है, मतलब बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन, बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं, एक तरह से साइकिल जैसा सर्कल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, ये एक एक यूनिट कौन है, तो मैं कहूंगा ट्यूबुलिन है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखना ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन है बेटा, मोनोमर है जिससे मिलके तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। ठीक है, अब ये क्या करता है भाई, तो एक तो बेटा इसका जो मेन काम है स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आता है। ठीक है ना भाई, स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल में यदि पूछा जाए कि इसके कार्य या फिर फंक्शन क्या है, ठीक है भाई, तो सबसे पहला काम है सेल डिवीजन के समय माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाता है, पहला काम। ठीक है, सेल डिवीजन के समय, ठीक है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है भाई, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है बेटा माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, इसको याद करके रखना, ये स्टार पॉइंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है बेटा, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सेल वॉल मटेरियल को गोल्जी से बाहर। ठीक है, तो दूसरा काम बोल सकते हैं सेल वॉल के मटेरियल को, इसको सेल वॉल के मटेरियल को गोल्जी से बाहर, ठीक है, गोल्जी से बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ गई। तो भैया इतना तो इसका एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं अपने आप को साइड कर दे रहा हूं ताकि आप नोट कर सके। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल एक तरह का फिलामेंटस प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनता है। बहुत सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन जब मिलते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपग्रेडेशन होती है वो आपको वहां पे मिलती है।
लाइफ साइंस ट्यूटोरियल सर्च करेंगे जो मेरे कोचिंग का नाम है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात बेटा माइक्रोट्यूब्यूल की। माइक्रोट्यूब्यूल की साइज जो है 25 नैनोमीटर होता है। इसकी साइज 25 नैनोमीटर तक का हो सकता है माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक है भाई, माइक्रोट्यूब्यूल के बाद आता है बेटा माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट में दो तीन पॉइंट तो बहुत खास है। पहली बात ये कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, देखना तो, कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है, प्रोटीन है, मतलब इसमें संकुचन का पावर होता है। ठीक है, संकुचन का जिसमें पावर हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। तो सबसे पहली बात, माइक्रोफिलामेंट दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये बंदा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके बनता है बेटा एक्टिन से। ठीक है, तो एक्टिन प्रोटीन है इसका नाम, एक्टिन प्रोटीन से ये मिलकर बनता है, मिलकर बनता है आपका माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट की जो साइज होती है बेटा और भी छोटी होती है, 6 to 7 नैनोमीटर का होता है। देखो, एक तो 6 to 7 नैनोमीटर का है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, संकुचन का पावर होगा, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बनता है तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट। और ये बंदा क्या करता है बेटा, तो याद रखना साइटोस्केलेटन का एक भाग है, साइटोस्केलेटन का एक भाग के रूप में। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका जो सबसे मेजर लाइन है वो ये है, ये बंदा एक्टिन प्रोटीन से मिलकर के बनता है तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है ट्यूबलिन प्रोटीन से, ये बनता है तुम्हारा एक्टिन प्रोटीन से। अब उसके बाद में आता है बेटा तीसरा वाला, ये तीनों से मिलकर तुम्हारा क्या बनता है, साइटोस्केलेटन बनता है। ये थर्ड बोल दो इसको, इसको हम बोल देते हैं बेटा सेकंड नंबर, और पहले वाले को तो हमने मार्क कर दिया है। ये थर्ड नंबर का प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होती है बेटा, इसका जो डायमीटर है ना, इसका जो साइज है या फिर डायमीटर की बात हो रही है, ये डायमीटर जो है दोनों वाले प्रोटीन के बीच में होगा। मतलब दो जो तुमने सामने पढ़ा ना, एक पढ़ा माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और दूसरे वाले का नाम क्या है बेटा, दूसरे का नाम है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, के बीच में आपको इसका क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज इसका जो रेंज होता है बेटा 8 से 12 नैनोमीटर तक का रेंज इसमें भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो फिलामेंट होते हैं बेटा वो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस के पास। ठीक है, क्या बोला मैं, बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया बेटा तुम्हारा तीन अलग अलग साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट। क्या क्या नाम था, एक का नाम था माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे का नाम था माइक्रोफिलामेंट, तीसरे का नाम था इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो तीन तरह के फिलामेंट्स होते हैं जो उस सेल में बिखरे हुए होते हैं बेटा, और उस साइटोस्केलेटन को बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो एक दूसरे ऑर्गेनेल के बारे में हमको स्टडी करना है, मतलब सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे, इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, आपने देखा होगा कि सीलिया और फ्लैजिला एक तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। सीलिया का स्ट्रक्चर जो है बेटा छोटा स्ट्रक्चर होता है और फ्लैजिला बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। हालांकि दोनों के दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही हैं। ठीक है ना? तो चलिए, जब बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसका स्टडी करते हैं, अब जैसे आपको लगता है कि भाई एक डायग्राम मैं बनाता हूं इस पेज में भले ही अपन कुछ ना लिखें, मान लो कि भैया ये हमारा आउटर सरफेस है, इसमें सीलिया है, ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये सीलिया है। ठीक है, ये सीलिया है, और एक स्ट्रक्चर को हम बहुत बड़ा बना दे रहे हैं ऐसा,
ठीक है, जैसे बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो ये लॉन्ग हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, और ये छोटा वाला कौन है, सीलिया है। ओके, तो सीलिया फ्लैजिला में मेजर जो डिफरेंस होती है वो यही है कि भैया जो तुम्हारा फ्लैजिला है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये बहुत ही स्मॉल मोन्यूट सा स्ट्रक्चर है। बाकी जब इन दोनों को बात समझना, मान लो ये तुम्हारा सीलिया या फ्लैजिला है, इसको मैंने यहां से कट किया बेटा, तो कट करने के बाद जब आप पेन को ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, कि ये पेन है, इस पेन को यहां से कट करने के बाद आप ऐसे देख रहे हो इसको, ठीक है ना, आप मतलब इसको यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सर्कल दिखेगा। इसी सर्कल में जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो दिखता है बेटा। अब देखो, जो दो रिंग है उसको हम डबलेट कहेंगे, एक रिंग रहेगा उसको सिंगलेट कहेंगे, डबलेट एंड सिंगलेट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जब इसको हम सेक्शन कट करते हैं तो काउंट करके देखो कितने हैं टोटल, 9 होंगे बेटा, टोटल है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल है और इसके बीच में 2 सिंगल होता है। तो एक मिनट ऐसा करता हूं मैं, इसके लिए एक बैरियर बनाते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ ऐसा 2 शीट होगा और शीट के पास में तुमको मिल जाएगा बेटा 2 सिंगलेट। एक सिंगलेट ये है, ठीक है, इसको कॉपी करके यहां पे सेट कर देते हैं ऐसे, और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये लो, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब क्या करना है कि ये जो सिंगलेट डबलेट है, डबलेट को मैं बाहर बना दे रहा हूं, ठीक है, ताकि बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर हम देखें। बेटा डबलेट का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा डबलेट है, ठीक है, ये मान लेते हैं डबलेट है। तो डबलेट में जैसे एक जो होगा बेटा, यहां पे ऐसा स्पोक निकला होगा ऐसा, और इसमें आपको अलग अलग क्या मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे मान लो व्हाइट कलर से बनाते हैं इसको, ठीक है, कितने होंगे टोटल, 5 बाहर की साइड, 1 2 3, ठीक है, एक मिनट ऐसा नहीं करते इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको हर एक डबलेट में मिलेगा। यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं, बाहर की तरफ 3 होंगे, 1 2 3, अंदर की तरफ 2 होगा, 1 2 3, और अंदर की तरफ 2, ठीक है। और इसमें यही वाले में जिसमें डाइनिन प्रोटीन है उसमें एक बेटा यहां से क्या निकला रहेगा, स्पोक निकला रहेगा, ठीक है, सभी में एक स्पोक निकला रहेगा ऐसा, सबके पहले वाले में स्पोक निकाल दो ऐसा, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबका नाम रखते हैं बेटा। जो बाहर की तरफ डबलेट है ना भाई, कॉर्नर को हम कहते हैं बेटा पेरीफेरल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीफेरल। तो पेरीफेरल इसको कह देंगे डबलेट, ठीक है। और अंदर में जो है इस वाले, अरे एक मिनट, ठीक है, और जो अंदर में है उसको क्या करेंगे, तो ये मेंशन कर ऐसे निकाल लेता हूं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, ग्रीन बना देता हूं। और जो अंदर में है बेटा, ये जब कॉर्नर वाला पेरीफेरल है तो अंदर वाले को हम क्या कह देंगे, सेंट्रल कह देंगे, सेंट्रल सिंगलेट कहेंगे। अब बताओ सेंट्रल सिंगलेट कितना है, 2 है, और पेरिफेरल डबलेट कितना है बेटा, 9 है। इसीलिए सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या हमने नोट किया देख लो, पेरिफेरल डबलेट हो गया, सेंट्रल में सिंगलेट हो गया, ठीक है, ये बीच में जो दिख रहे हैं ना इसको हम कहते हैं ब्रिज, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रिज कहते हैं।
ये जो अंदर दिख रहा है ये ब्लू कलर का, इसको हम कहते हैं, अंदर में है तो हम कहेंगे सेंट्रल, कवर्ड है बेटा सेंट्रल शीट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सेंट्रल शीट कहेंगे। ये जो पिंक वाला दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? स्पोक कहते हैं। जैसे साइकिल में स्पोक होते हैं ना, वैसे ही स्पोक है, और सर्कल फॉर्म में है तो हम कहते हैं इसको क्या? रेडियल स्पोक के नाम से जानेंगे। ओके। और यहाँ पे जो प्रोटीन है उसको बोलते हैं बेटा डायनिन प्रोटीन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? डायनिन प्रोटीन या डायनिन आर्म्स कहते हैं। डायनिन, ठीक है, DYNEI, NEIN, डायनिन क्या कहते हैं बेटा? आर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। इसके बारे में जो बेसिकली नोट करना है वो पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते हैं। देख लो, जो हमने यहाँ पे कहा बेटा सीलिया, सीलिया का एक वचन में बात करेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे फ्लैजिला का भी। ठीक है भाई, फ्लैजिला का। तो बेटा सीलिया को एक वचन में कहते हैं सीलियम, और इसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिलम कहते हैं। एक सीलियम या एक फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला दोनों, ये दोनों एक तरह से कैसा दिखता है बेटा? हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होता है। दोनों में अंतर ये है कि जो सीलिया होता है बेटा वो छोटा होता है, और फ्लैजिला जो है वो आकार में बहुत ही बड़ा होता है जब उसको हम सीलिया से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसका जो कॉर्नर है बेटा, अब ये कौन है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और लिक्विड वाले पोर्शन, अब इमेजिन करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में ये पूरे स्पोक या आपके जो सिंगलेट डबलेट वो पूरे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी खाली एरिया आपको दिख रहा है, इसका नाम हम रखेंगे बेटा, तो इसका नाम है एक्सोनेम। इसका नाम क्या है? एक्सोनेमा, या फिर एक्सोनेम के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई तुम्हारा बेसिक सा स्ट्रक्चर। चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं आपको। ओके, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्टडी करते हैं बेटा, तो सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है, सीलिया और आपका फ्लैजिला, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आवरण से घिरा होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आवरण से घिरा रहेगा ये। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो घिरा हुआ अंदर का पोर्शन है, इसमें बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, या तो इसको साइटोप्लाज्म कह सकते हो, साइटोप्लाज्म, या फिर बोल दो एरिया, को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सोनेमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्सोनेमा कहते हैं। इसके अंदर में, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या क्या होंगे बेटा? तो याद रखना, 9 डबलेट होती है, 9 पेरीफेरल डबलेट, और 2 जो है वो सेंट्रल वाला सिंगलेट होता है बेटा। तो दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं इसको। याद रखना, सीलिया और फ्लैजिला में किस तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है भाई, सीलिया और फ्लैजिला में किस तरह का अरेंजमेंट होता है बेटा? तो याद रखना, इनमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। ये एग्जाम में आ चुका है कि 9+2 अरेंजमेंट में 9 कौन है? 9 है आपका बेटा डबलेट, और 2 कौन है? सिंगलेट।
ठीक है, ये प्रेजेंट होती है। अब अंदर में तुमको क्या मिलेगा, एक एंजाइम मिलता है बेटा, एंजाइमेटिक प्रोटीन मिलता है जिसका नाम क्या है, डाइनिन होता है। ठीक है, तो यहां पे जैसे ट्यूब्यूल दो है ना, ए और बी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं बी। तो बी के पास जो डाइनिन प्रोटीन है ये, ठीक है ना भाई, इसका नाम क्या है, डाइनिन आर्म्स है, डाइनिन आर्म। और इसके पास होता है बेटा एडिपेज एक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है, एडिपेज एक्टिविटी, मतलब या तो ये एडीपी को ब्रेक डाउन करेगा या तो बनाएगा। तो मेनली यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो याद रखना, जो आपका डाइनिन आर्म्स था, ठीक है भाई, डाइनिन आर्म्स में ए डाइनिन की बात करते हैं, ए सर्कल की बात करते हैं, ए सर्कल में, या सर्कल क्यों बोले यार, ए डाइनिन बोल प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, ए डाइनिन में ठीक है क्या प्रेजेंट होता है भाई, ए डाइनिन में आपको क्या मिल जाएगा, एडीपी हाइड्रोलाइसिस होता है, एडीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। और इसी एडीपी के हाइड्रोलाइसिस के कारण हम क्या कहेंगे, एडिपेज एक्टिविटी। ठीक है, एडिपेज एक्टिविटी होगी कहां पे, आपके ए आर्म्स में, बी में नहीं होगा बेटा। ठीक है, बी में बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, ये एडिपेज एक्टिविटी से क्या होता है, तो आपके फ्लैजिला में मूवमेंट जो होती है वो इसी के कारण होती है। फ्लैजिला में जो भी हम मूवमेंट कराते हैं वो आपके डाइनिन प्रोटीन के एडीपी हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है। ठीक है, तो पेरीफेरल में जो डबलेट है वो इंटरकनेक्टेड होता है बेटा बाय दी लिंकर्स। मतलब यदि इस डायग्राम में और ज्यादा डिटेलिंग करना हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा, लिंकर के थ्रू कनेक्टेड होता है। इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं ताकि दिखे, देख लो, ये रेड कलर के प्रोटीन से क्या होता है बेटा, लिंक होता है ऐसा। ठीक है, ये पूरे एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, यहाँ पे लिंक कर दो, यहाँ पे लिंक कर दो, यहाँ पे लिंक कर दो, इस तरह से इसमें क्या होती है, लिंकिंग होती है। ठीक है, तो ये तो रहा ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर। हमें बात करना है बेटा इसके फंक्शन के बारे में। तो क्या करो, सीलिया और फ्लैजिला दोनों को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ गया सीलिया, और यहाँ पे नोट कर देते हैं आपका फ्लैजिला या फिर फ्लैजिलम। ठीक है, सबसे पहली बात है बेटा इसके साइज की। तो साइज तो बहुत छोटा होता है, मैंने कहा था 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, मगर फ्लैजिला जो है लगभग 150 माइक्रोमीटर तक का होगा। मतलब देख लो कि बहुत बड़ा साइज का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, यदि मैं इसके नंबर की बात करूं, मात्रा की बात करूं, तो बेटा जो छोटा होता है उसके नंबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो नंबर बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम नंबर होगा। और जो जब नंबर मतलब साइज की बात करेंगे, साइज बहुत ज्यादा है इसकी ना भाई, इसकी साइज बहुत ज्यादा है तो इसके नंबर क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यहां पे मैं बोल देता हूं मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लीस्ट नंबर हो जाएगा, कम मात्रा में। ठीक है, ये हो जाएगा सर्वाधिक, सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है आपका सीलिया। ठीक है बेटा, बहुत सारे हैं तो जब मूवमेंट करेगा तो मिलकर के करते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारे जो मल्टीपल सीलिया हैं, ठीक है, ये मिलकर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड प्रकार से मूवमेंट करते हैं। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेटेड मतलब मिल करके क्या करेंगे, मूवमेंट करते हैं। और ऐसा आपको फ्लैजिला में नहीं मिलता, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, एक दूसरे पर निर्भर
नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब सीलिया का काम क्या है बेटा? तो सीलिया का काम है लोकोमोशन करना, अटैचमेंट करना, फीडिंग करना एंड सेसेशन। ठीक है, इसका क्या क्या काम है? तो एक तो चलने के काम आएगा लोकोमोशन, लोकोमोशन करेगा, अटैचमेंट करता है, किसी से चिपकना है तो इसके काम आएगा। ठीक है, फीडिंग करने के काम आएगा, और टच एंड सेंसेशन के भी काम आता है, जैसे कि बैक्टीरिया में। मगर फ्लैजिला का सिर्फ काम जो है ओनली एक ही काम है बेटा, लोकोमोशन, इसका लोकोमोशन। ठीक है, अच्छा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है? फ्लैजिला करता है। मगर सीलिया जो है ना, आपके साइटोप्लाज्म का मूवमेंट भी करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट में भी आपका सीलिया क्या करता है? काम आता है। तो ये हो गया बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और इसी से आपका काम भी समझ में आएगा कि भैया इसका काम लोकोमोशन में और इसका काम बहुत सारा है। ठीक है भाई, क्या करना? लोकोमोशन करना, माइनरली लोकोमोशन, मेजरली फ्लैजिला का मेन काम है लोकोमोशन। पार्ट टाइम काम सीलिया का है लोकोमोशन, बाकी मेन काम क्या है? अटैचमेंट है, फीडिंग है, सेंसेशन है। ठीक है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट, किसका? सीलिया और फ्लैजिला का। इसमें हुक जैसा स्ट्रक्चर, ये सब जब मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कहां पे ऐड कर दिए? एक मिनट, इसको हमने ऐड कर दिया है फंक्शन को, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको पढ़ना है आपको। चलिए, ये हो गया बेटा कसाबिका। ओके, यहाँ पे नाम चेंज नहीं हुआ है ना, इसको हटा देते हैं। सेंट्रोसोम को तो सेंट्रोसोम ही कहते हैं, तो यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, ऐसा हटा देते हैं इसको। चलिए, हमको बेटा अब कवर करना है, तुम्हारा एक नया टॉपिक आ गया है जिसका नाम क्या है? तो ये है बेटा सेंट्रोजोम। ठीक है, तो सेंट्रोजोम क्या है ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद क्या बचा? सेंट्रोजोम के बाद बच गया बेटा माइक्रोबॉडीज, जिसमें पराक्सीसोम आएगा और ग्लाइऑक्सिसोम आएगा। बस, इसके बाद हमारा जो सेल का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस, 50 क्वेश्चन का। और उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। वो नंबर मेरे पास शो होगा, मैं आपसे बात करूंगा कि दिक्कत क्या जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी डिपेंडेंट मैंने डायग्राम भी लिया है बेटा आपके लिए, और हिंदी में भी नोट कर दिया हूं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। ओके, चलिए, तो सबसे पहली बात, कुछ लोगों को सेंट्रियोल तो पता है मगर सेंट्रोसोम नहीं पता है। याद रखना, दोनों एक ही कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट डिफाइन कर देता हूं कि सोम और सेंट्रियोल क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल ये है बेटा एनिमल सेल, मान लो ये क्या है? एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल में यहां पे हम बना देते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ पे ब्रैकेट में हम न्यूक्लियस डाल देते हैं। बेटा न्यूक्लियस के नियर बाई एक ऐसा लिक्विड पोर्शन है, ऐसा, इस लिक्विड पोर्शन के पास, इस पूरे एरिया को ना, इस एरिया को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के पास दो ग्रेन्यूल हैं। देखो, ग्रेन्यूल नंबर 1, ग्रेन्यूल नंबर 2। इसमें से एक ग्रेन्यूल कहां मूव करेगा बेटा? ऐसे मूव करके इस पोल में आ जाएगा, और एक ग्रेन्यूल जो है इस पोल में आ जाएगा। अल्टीमेटली जब सेल डिवीजन होता है तो दोनों 90 डिग्री के एंगल में जाके सेट हो जाते हैं। और ये जो दो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यही तुम्हारा
सेंट्रियोल है बेटा। तो सेंट्रोसोम वो जगह है जहां पे सेंट्रियोल रहता है, और किसी भी सेल में जो सेंट्रियोल के नंबर हैं वो 1 पेयर में होती है, मगर हायर जो प्लांट सेल होती है बेटा उनमें एब्सेंट होती है। यही तुम्हारा की पॉइंट एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन आता है कि भैया सेंट्रियोल किस में एब्सेंट होती है। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। ओके, तो चलो कुछ कुछ चीजें मैं मेंशन करता हूं, आपको याद रखना। सबसे पहला स्टार पॉइंट ये कि भैया प्लांट सेल में, ठीक है, सेंट्रियोल अनुपस्थित होती है। ठीक है, अनुपस्थित होती है या अब्सेंट होता है बोल सकते हैं। ठीक है भाई, एक तरह से आपका जो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, या वो प्लेस जहां 1 पेयर में, एक पेयर में क्या मिल जाए आपको, सेंट्रियोल, वो प्लेस जहां 1 पेयर सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसे आप कह दो सेंट्रोसोम। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, सेंट्रोसोम कहते हैं भाई। ओके ठीक है, इस सेंट्रोसोम में क्या होगा बेटा, 1 पेयर में, अच्छा 1 पेयर ऑफ सेंट्रियोल कहां प्रेजेंट होता है, याद रखना, एक जोड़ी या एक पेयर की बात कर रहे हैं, 1 पेयर की बात कर रहे हैं। 1 पेयर सेंट्रियोल, ठीक है, तुम्हारे एनिमल सेल में होता है बेटा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्लस एस एन टी है, प्लस एस एन टी को शॉर्टकट में लिखते हैं किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। ओके, ये तो हो गई तुम्हारी बात। मैंने जब राइबोसोम पढ़ाया था तो ये बताया था कि सेंट्रियोल भी, ठीक है, ये जो तुम्हारा सेंट्रियोल है ये भी क्या है बेटा, बिना मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल है। बिना मेम्ब्रेन का क्या कहलाएगा, ऑर्गेनेल कहलाता है। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कहते हैं। दो ही होते हैं बेटा, ठीक है, एक होता है तुम्हारा राइबोसोम और दूसरा होता है तुम्हारा सेंट्रियोल। अब जब सेंट्रियोल को कट करते हैं बेटा, इसको कट करके फिर से वही सर्कल फॉर्म में, है ना, इसको हम ऐसा कट किए और सर्कल फॉर्म में हम जब इसको देखते हैं तो आपको जो डायग्राम मैंने दिखाया ना बेटा, ये डायग्राम दिखता है, देखो तो। अब आप काउंट करो, इसको काउंट करो, ये देखो गोल गोल जो सर्कल दिख रहा है वो कितने बेटा, 3 3 है ना। ये 3 3 के जो बाहर पेयर है उसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मतलब यहां भी सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में 9 तुमको क्या मिलेंगे, पेरीफेरल, बाहर है ना, 9 पेरीफेरल। डबलेट है कि सिंगलेट है बेटा, डबलेट है सिंगलेट है, नहीं, ना डबल है ना सिंगल है, ये क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, तो हमने कहा ट्रिपलेट्स हो गए तुम्हारे 9 जो कि प्रॉपर गैप में है। ट्रिपलेट्स है बेटा किसका, ट्यूबुलिन का। ठीक है, ये बना है तुम्हारे ट्यूबुलिन फाइबर से, ट्यूबुलिन फाइबर से 9 पेरीफेरल है। और सेंटर में देखो एक भी, ठीक है, सेंटर में एक भी सिंगलेट या डबलेट नहीं है, 0 नंबर ऑफ डबलेट, डबलेट है ही नहीं। तो इन दोनों का अरेंजमेंट हो जाता है बेटा 9+0 व्यवस्था या अरेंजमेंट कहेंगे। ठीक है, 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, ये देख लो बेटा, नाम यहाँ पे है, ये जो एक ट्रिपलेट होता है वो दूसरे ट्रिपलेट से एसी लिंकर के थ्रू जुड़ता है। ठीक है, इनके सेंटर में आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सेंट्रल हब या 9 रेडियल स्पोक मिल जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्पोक होते हैं जो सेंटर में गया हुआ है। इस सेंटर को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बेटा सेंट्रल हब कहते हैं।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल हब कहते हैं। याद रखना कि ये बंदा सेल डिवीजन के पहले, सेल डिवीजन के पहले कब? एस फेज में। ठीक है भाई, एस फेज में सेंट्रियोल का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है बेटा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है और ये एक से क्या हो जाएगा? दो हो जाता है। सिंपल सी बात है यार, एक का डुप्लीकेशन होगा तो वो कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो ये है तुम्हारा बेटा सेंट्रियोल के बारे में। हाँ, इसके फंक्शन की बात करो यदि सेंट्रियोल का, तो बेटा एक फंक्शन तो तुम्हारा सेल डिवीजन है। ठीक है ना, क्या रखना? सेल डिवीजन में यहां पे हम बात करें किसका? फंक्शन का। सेल डिवीजन के प्रोसेस में आपके स्पिंडल फाइबर को पकड़ने के लिए, स्पिंडल फाइबर को अटैच करने के लिए या इसके अटैचमेंट के लिए, ठीक है, सेंट्रियोल की आवश्यकता होती है, सेंट्रियोल की आवश्यकता या फिर नीड होती है। ठीक है भाई, ये एक पॉइंट होगी। अच्छा, इसी पॉइंट में एक और कि भैया जिस जगह पे सेंट्रियोल, फॉर एग्जांपल दो सेल बनाता हूं मैं, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि सेंट्रियोल एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो सेल डिवीजन ऐसा होगा बेटा। मगर मैंने कहा सेंट्रियोल यहां पे है और सेंट्रियोल यहां पे है, तो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस यहां से स्टार्ट होके यहां खत्म होगा। ठीक है, इसमें यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म हुआ था। मतलब जहां सेंट्रियोल होगा वहीं पे आपका डिवीजन का प्लेन बनता है। ठीक है भाई, तो प्लेन ऑफ डिवीजन जो दूसरा पॉइंट है, इसको हम कहते हैं बेटा प्लेन ऑफ डिवीजन कहते हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन का निर्धारण जो होती है बेटा, वो कौन करता है? निर्धारण सेंट्रियोल के जगह से होता है बेटा, पोजीशन से होता है, पोजीशन से होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम बेटा, यही सेंट्रियोल होता है जो तुम्हारे सीलिया और फ्लैजिला के बेसल बॉडी को बनाता है। ठीक है, सेंट्रियोल फॉर्म्स, या फिर हिंदी में लिखता हूं, सीलिया एंड फ्लैजिला के बेसल बॉडी को, बेसल बॉडी के निर्माण को, या का निर्माण बोल देते हैं, का निर्माण कौन करता है? आपका सेंट्रियोल करता है, सेंट्रियोल से होता है। ठीक है बेटा, मेजरली ये दो फंक्शन याद रखना कि भैया एक स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है डिवीजन के टाइम में, और दूसरा प्लेन ऑफ डिवीजन को डिसाइड करने का काम करता है। और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा आपका माइक्रो बॉडीज। और एक मिनट, यहां पे मैं जब हूं तो दिख रहा है ना ये लाइन, ये देख लो, ये लाइन को देख लो ना, सेंट्रियोल से होता है। बाकी तो पीडीएफ मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर एक वीडियो लेक्चर के बाद नीचे में पीडीएफ मिलता है, आप एक बार वीडियो देखो, फिर पीडीएफ से अपना नोट्स बनाओ। यदि ढंग से एग्जाम को क्रैक करना है, बहुत अच्छे नंबर लाना है, आउट ऑफ 150 में यदि आपको 90 95 जो कि टॉपर लोग के मार्क्स होते हैं बेटा, इतना यदि लाना है ना, तो 100 मार्क्स की बायोलॉजी और 30 मार्क्स की पेडागोजी कंप्लीट करो। यही दोनों तुमको पार लगाएगा, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में हिंदी पढ़ लेना और 5 नंबर का कंप्यूटर, 140 नंबर की तैयारी तुमको करनी है। इंग्लिश और दूसरा है बेटा जीएस, इन दोनों की तैयारी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि टाइम वेस्ट है। 5 नंबर का आता है ये, इंग्लिश बनती नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि तुमको इंग्लिश आती है तो बन जाएगा ना, मुझे इंग्लिश आती है बट बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ग्रामर और ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं जो हमारे हाथ से बाहर ही होते हैं, बट आपके पास टाइम है तो आप इसको बना के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं तो माइक्रो बॉडीज में। ये बेटा लास्ट
आपका पॉइंट है माइक्रो बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो बेटा जो माइक्रो बॉडीज होती है, याद करो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना था गोल्जी, और गोल्जी से बने छोटे छोटे वेसिकल, और यही वेसिकल जो है वो क्या बना रहा है, देखो इसी वेसिकल से निर्माण हुआ है आपका पराक्सीसोम का, और इसी वेसिकल से फॉर्मेशन हुआ है आपके ग्लाइऑक्सिसोम का। तो हमारे पास दो तरह के माइक्रो बॉडीज हैं। पहले तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि बता बेटा माइक्रो बॉडीज कौन है, तो माइक्रो बॉडीज कौन है आपके पास सामने मिल जाए। ठीक है, पराक्सीसोम को यूरिकोसोम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, यूरिकोसोम कहते हैं। हिंदी में लिखना है तो पर ऑक्सी, नाम से ऑक्सीकरण करता है बेटा, पर ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, और इसको बोलते हैं बेटा ग्लाई, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पराक्सी और दूसरा हो गया ग्लाइऑक्सिसोम। ओके, अभी जो पराक्सीसोम होता है बेटा वो आपके प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है। तो पहला पॉइंट यही बनेगा, प्लांट एवं एनिमल सेल, एनिमल सेल दोनों में है ना भाई, दोनों में प्रेजेंट होता है कौन, तुम्हारा पराक्सीसोम। मगर ग्लाइऑक्सिसोम सिर्फ, ठीक है भाई बेटा, ऑयल प्रोड्यूस करने वाले या ऐसे प्लांट जिनके सीड में ऑयल होते हैं उनमें ज्यादातर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे प्लांट मिलते हैं जिनमें सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग सीड, ठीक है, प्लांट में पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये ऑयल से रिलेटेड होंगे, मतलब क्योंकि भाई जहां ऑयल प्रोड्यूस होता है वहीं पे मिलता है बोल रहे। ओके, ठीक है भाई। ये पराक्सीसोम एक छोटा सा वेसिकल है जिसके पास एक एंजाइम होता है बेटा। ठीक है, एंजाइम का नाम है पर ऑक्सीजोम। पराक्सीसोम के एंजाइम का नाम लिख देंगे पराक्सीडेज, पराक्सीडेज एंजाइम उपस्थित होती है यहां पे। ठीक है बेटा, ये एंजाइम क्या करता है, देखो इसका नाम लिख देता हूं पराक्सीडेज क्या करता है बेटा, आपके बॉडी में जो हार्मफुल रेडिकल होते हैं, ऑक्सीजन के रेडिकल, इसका रिएक्शन वाटर से करा करके इसको H2O2 में, पर मैग्नेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब पराक्सीसोम में पराक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और H2O2 का मेटाबॉलिज्म होता है बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कैटालिस क्या करता है बेटा, आपके H2O2 को तोड़ देगा। यहां पे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम क्या है, कैटालेज है, और कैटालेज क्या करेगा, इसको वापस से H2O प्लस O2 में तोड़ देगा। यहां से हम एक ऑक्सीजन लेंगे। इस तरीके से ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो पराक्सीडेज एंजाइम का काम है पराक्सीडेशन करना। पराक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, पराक्सीसोम में, इसी के पास ये एंजाइम होती है। पराक्सीसोम लिपिड के बीटा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है बेटा, बीटा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, मगर आपको यदि पूछे कि भैया ऑक्सीडेशन या पराक्सीडेशन कहाँ होता है, तो पराक्सीसोम में होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, पराक्सीडेज एंजाइम। और याद करो मैंने फोटो, अच्छा सॉरी, वो तो आपका सेट का कोर्स है। सेट के कोर्स में मैंने पढ़ाया था बेटा तुम्हारा C2 साइकिल, जिसको फोटो ऑक्सीडेशन या फिर फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। वहां पे पराक्सीसोम आपके C2 साइकिल में भी पार्टिसिपेट करता है, फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक पॉइंट और नोट कर देता हूं यहां पे। पराक्सीसोम की बात चली ना, पराक्सीसोम जो है वो फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं।
ये हो गया पैरोक्सीसोम के बारे में। अब बात करते हैं बेटा ग्लाइऑक्सिसोम। मैंने यही बता दिया, स्पेशली ये फैटी सीड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे नाम बात करेंगे तो कैस्टर ले लो, ठीक है, कैस्टर ले लो, मूंगफली ले लो, मतलब ग्राउंड नट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैस्टर हो गया, ग्राउंड नट हो गया, और भी, ठीक है, जो भी तुम्हारे ऑयल प्रोड्यूस करने वाले सीड होंगे सब में ये प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम एक तरह से पैराक्सीसोम का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पैराक्सीसोम का ही एग्जाम्पल है बेटा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें अलग होता है, याद रखना। ग्लाइऑक्सिसोम में एक साइकिल चलता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट एसिड साइकिल, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट, क्या कहेंगे इसको, ग्लाई, ये ऑक्सी, फिर बोल देंगे लेट, ठीक है बेटा, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या एसिड साइकिल, ठीक है। साइकिल कहां होता है, तुम्हारे ग्लाइऑक्सिसोम में होते हैं। इसमें बेटा फैट को, इस साइकिल में हम क्या करते हैं, फैट्स को, फैट मतलब समझ रहे हैं, लिपिड, वसा, वसा को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। तो ये, अच्छा मैं हटा देता हूं इसको, अपने आप को यहां पे हटा देता हूं। तो ये रहा बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस। इधर इधर तुम्हारा क्या है, पैराक्सीसोम है, और इधर तुम्हारा ग्लाइऑक्सिसोम है। दोनों का बहुत सिंपल सा फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया है, इतना ही याद करना है बेटा, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो मैं अपने आप को नीचे ले आता हूं, और बेटा सेल बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वो कंप्लीट हो गया है। कल आपके पास इसका टेस्ट पेपर मिल जाएगा और एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। नया चैप्टर हम पढ़ेंगे बेटा, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक है। चलिए, टेक केयर।